Hi everyone, I Shubham Sharma welcome you all to my YouTube channel Success JK 247। सो गाइस जनरल साइंस की जो हमने सीरीज़ एक स्टार्ट करी है जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी हैविंग अराउंड 300 क्वेश्चंस, जिसमें 100 क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी के, 100 फिजिक्स एंड 100 केमिस्ट्री के कवर करने हैं। केमिस्ट्री के 2 पार्ट जिसमें ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिक्स का पार्ट 1 जिसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स पिछले नहीं देखे हैं वो जाके उन वीडियोस को देख के अपने नोट्स बनाएंगे, उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। क्लियर? सो विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइज हियर योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन इज सेइंग द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो आपने बताना है कि पावर ऑफ लेंस के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो यूनिट हैं आपके या फिर ऐसा यूनिट्स हैं वो फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, यही ज़्यादातर जनरल साइंस के अंदर पूछे आपको जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो पावर ऑफ लेंस की मैंने बात करी थी, बताया था आपके साथ, डिस्कस किया था कि पावर ऑफ द लेंस का मतलब होता है उसकी कितनी कैपेसिटी है लाइट को कन्वर्ज करने की। क्लियर? उसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस और इसके ऐसा यूनिट होते हैं आपके डायोप्टर। क्या होते हैं? डायोप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे निकालते हैं पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, P = 1/f अगर आपकी फोकल लेंथ जो है वो मीटर में दी गई हो। क्लियर? और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो कैसे कर देते हैं हम लोग 100/f इन सेंटीमीटर। क्लियर? तो बड़ा ध्यान से आपने याद रखना है, पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला आपका होता है P = 1/f या फिर 100/f अगर किस में दिया हो इन सेंटीमीटर में, और उसके ऐसे यूनिट्स आपके क्या बनते हैं? डायोप्टर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन इज सेइंग स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो आपने बताना है इनमें से जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम कहाँ होती है। तो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट जो है ये आपने बड़ी बार वैल्यू सुनी होगी, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है आपको पता है? वैक्यूम के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको किसी भी तरह का कोई वहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होता। वैक्यूम का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, नॉट इवन एयर। क्लियर? तो वहाँ पे लाइट की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है और वैल्यू उसकी क्या होती है? C से उसको डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये वैल्यू भी कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेता है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट आपने याद रखनी है, सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम में। इससे ज़्यादा कहीं भी स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती है आपकी। कल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था एक रिलेशन आइंस्टाइन ने जो दिया था, E = mc²। क्लियर? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये C वही होती है जो आपकी ये वैल्यू है E, जिसमें वैल्यू रहती है C की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here your question number 3 and it is saying hertz is the SI unit of। So students important चीज़ है, hertz जो है किसके SI यूनिट होते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। आप लोगों ने वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। क्लियर? इस तरह से मान लो एक वेव आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ गई, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गई। तो यहाँ से मैं आपको वेवलेंथ डिस्कस करूँगा। वेवलेंथ आपकी वो लेंथ मानी जाएगी, एक उसका कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है, दिस इज़ नोन एज इट्स वेवलेंथ। बात समझ आई? यहाँ से लेके ये जो पूरी की पूरी लेंथ वो कंप्लीट रेवोल्यूशन वो कितना कर रही है, इसको बोलते हैं उसकी वेवलेंथ। क्लियर? एक सेकंड के अंदर वो कितने रेवोल्यूशन इस तरह के लगा सकती है, उसको बोला जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो हर्ट्ज जो आपके यूनिट होते हैं ये किसके यूनिट होते हैं? आपके फ्रीक्वेंसी के। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू। तो आपने बताना है कि जो आपका सन होता है ये रेडिश, ज़्यादा रेडिश, वैसे तो सन रेडिश ही होता है, बट ड्यूरिंग डे टाइम के कंपैरिजन अगर आप लोग देखोगे तो सनराइज़ और सनसेट पे जी आपको जो है वो ज़्यादा
रेड इन कलर दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल अदर कलर्स स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूँ। बात को बड़े ध्यान से समझना है आपने को पता है जो आपकी वाइट लाइट है, वाइट लाइट वो कितने कलर से बनी होती है आपकी 7 कलर से। कैसे उसको हम लोग याद रखते थे, एक वर्ड है उसके लिए विब ग्योर, VIBGYOR, ठीक है। आर से आपका कलर रेड था, ओ से था आपका ऑरेंज, वाई से था आपका येलो, जी से होता था आपका ग्रीन, बी से होता था ब्लू। जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो इस चीज़ को नोट कर लेंगे, इंडिगो, एंड लास्ट वन इज़ वायलेट। क्लियर। तो ये आपके 7 कलर से वाइट लाइट बनी होती है। तो जैसे ही सन की रेज, सन की लाइट जो है वो अर्थ पे आती है तो रास्ते में क्या होता है, ये जो कलर्स हैं ना, ये जो कलर हैं ये सारे के सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, हमारी आइज तक वहाँ से नहीं पहुँच पाते। हमारी आइज तक कौन सा कलर वहाँ से पहुँचता है उस टाइम में, रेड। दैट्स वाई हमें जो है सन उस टाइम ज़्यादा रेडिश दिखाई देता है। अब ये क्यों फेड हो जाते हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं इसके। एक इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे हम लोग, एक करेंगे वेवलेंथ में। तो आने वाले क्वेश्चंस में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्यों दिखाई देता है ज़्यादा रेड, क्योंकि बाकी के सारे कलर जो है वह हमारी आइज तक पहुँचने से पहले ही डेविएट हो गए होते हैं, मर्ज हो गए होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ का कलर आपको वो दिखाई देता है जो वहाँ से उस सरफेस से लाइट आपकी आइज तक आते आते पहुँचेगी। क्लियर। समटाइम्स होता क्या, आपने फील किया होगा कि कोई ब्लू कलर का आर्टिकल है, कई आपको पता भी है ये ब्लू कलर का आर्टिकल है, बट कुछ कंडीशन में अगर उस पर कोई रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो वो आपको ब्लैक शेड भी दे जाता है। आपको लगता है यार ये तो ब्लैक कलर हो गया। तो ये सारा किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से। तो जो लाइट आपकी आइज तक पर्टिकुलर सरफेस से पहुंचती है वही कलर आपको उस चीज़ का दिखाई देता है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज सेइंग द कलर ऑफ द ओशियंस अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज। तो आपको बताना है कि जो ओशियंस का कलर है वो आपको ब्लू क्यों दिखाई देता है, इसकी वजह आपको बतानी है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। क्लियर। क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। स्कैटर का मतलब वही फिर किस में टूटेगी, वो विब ग्योर में। अब इसमें क्या होगा, ये जो 2 कलर हैं ये आपके फेड हो जाते हैं और 3rd नंबर पे ये कलर आपको वहाँ पे दिख जाता है। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है, वो ब्लू दिखाई देता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर योर क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मिनिमम थ्रू द प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ आपको, वही विब ग्योर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इस तरह से आपका एक प्रिज्म होता है, यहाँ से अगर आप वाइट लाइट इसके ऊपर स्प्लिट कराओगे, वाइट लाइट मान लो यहाँ से आपने स्प्रेड करी तो ये अंदर जाके 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होता है, ये टूट जाता है। कॉम्बिनेशन उसका वही होता है विब ग्योर जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपकी जो इनकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ मैंने आपको समझा दी है होती क्या है, और दूसरी चीज़ होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको इस तरफ लिखता हूँ, क्या होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो जिस वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज करती है, सबसे कम होगी वायलेट की, देन इंडिगो की, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो किस कलर की होगी, आपकी रेड कलर की। तो ज़्यादा वेवलेंथ होने का मतलब ये होता है वो कलर डेविएट कम होगा और ज़्यादा दूर से आपको डिस्टेंस दिखाई दे जाएगा। इसीलिए रेड कलर जो है वो आपके सिग्नल्स पे यूज़ किया जाता है, ताकि दूर से ही आपको पता चल जाए कि ये कलर कौन सा है, रेड, और आपको इंडिकेशन मिल जाए कि आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। क्लियर। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड की, सबसे कम होती है वायलेट की। फ्रीक्वेंसी इससे अपोजिट होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वायलेट की, सबसे कम होगी रेड की। अब उसने पूछा सबसे कम डेविएट कौन करेगा,
तो मैंने क्या बताया, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसकी जो है वो डेविएट सबसे कम करेगा। तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब आपको पता चल गया होगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, तो सबसे कम डेविएट कौन करेगा, आपका कलर रेड। क्लियर? तो ये चीज़ होती है आपकी, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपके बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं। वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये फिनोमिना उसको नाम दिया गया है, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर? डिस्पर्शन बोल सकते हैं या फिर स्कैटरिंग, तो है ही है इसके लिए वर्ड। क्लियर? सो डिस्पर्शन प्रोसेस में भी क्या होता है, आपका वाइट लाइट है जो वो इसके कंपोनेंट्स जो उसके 7 कलर्स से बनी होती है, उसमें ये आपकी स्प्लिट हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग द फिनोमिना विच काजेस मिराज इज। तो स्टूडेंट्स ये एक पर्टिकुलर टाइप का केस होता है, मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। वर्ड का नाम है MIRAGE। तो इसका मतलब होता है आपको क्या होना, ऐसी कोई चीज़ जो एक्चुअल में है नहीं बट आपको पर्टिकुलर केस में वो दिखती है, उस चीज़ को बोलते हैं मिराज। क्लियर? तो मिराज होता क्या है, आपने फील किया होगा, कई बार आप कार वगैरह में या गाड़ी वगैरह में ट्रैवल कर रहे होते हो, जिस दिन बड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, बड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, सनलाइट जब रोड के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से जो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है वो आपको एक इंडिकेशन देती है कि शायद यार यहाँ पे पानी है। क्लियर? तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से एक पानी वाली लुक वहाँ पे आती है, बट आप जब एक्चुअली उस पॉइंट पे पहुँचते हो तो आपको फील होता है बट यहाँ पे पानी जो है वो नहीं है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मिराज। और ये होती किसकी वजह से है, इस प्रोसेस के पीछे की वजह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? ये रिफ्लेक्शन का एक स्पेशल केस होता है जिसमें क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितनी लाइट आप वहाँ पे पड़ेगी उतनी ही लाइट आपकी क्या होती है, वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर? यहाँ पे अगर हम टेक्निकल टर्म में पढ़ें तो क्रिटिकल एंगल का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो जब हम NCERT बुक्स को डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपने याद ये रखना है कि जो मिराज फिनोमिना है वो किसके ऊपर बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं मैं एक एक क्वेश्चन चुन के लाया हूँ जो आपके पिछले सालों में रिपीट होते हैं और जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएं। क्लियर? तो ऑप्टिकल फाइबर एक तरह की फाइबर होती है। आजकल आपको पता है इंटरनेट कनेक्शंस बड़े सारे लग रहे हैं, FTTH की आपने सुना होगा, तो ये F का मतलब ही क्या है, फाइबर। क्लियर? तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर एक टाइप की आपकी केबल होती है और अभी ये ट्रेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो बड़ी ज़्यादा है और इसमें डेटा लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। और ये किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, वो आपका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, देखो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं। ये मान लो आपकी फाइबर है। क्लियर? यहाँ से मान लो कोई लाइट अंदर गई तो जितनी लाइट यहाँ ऊपर टकराएगी उतनी ही लाइट वो वापस कर देगा। क्लियर? यहाँ पे किसी भी तरह से ऐसा नहीं होगा कि ये बाहर की तरफ चले जाएगी, कुछ वेस्टेज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जर्नल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, आपकी कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाती है जिससे आपका सिग्नल लॉस हो जाता है। बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपकी किसी भी तरह की जो रे है वो लाइट रेज बाहर नहीं जाती, पूरी की पूरी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट्स वाई ये इसको जो है ट्रांसमिशन के लिए आजकल हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपने याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। सो स्टूडेंट्स अगेन ये क्वेश्चन ये है कि जो आपका हीरा होता है, डायमंड जो होता है, उसकी जो चमक है, उसकी जो ब्रिलियंस है वो किसकी वजह से होती है। तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वेस्ट नहीं होती, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको पता है डायमंड एक क्लोज तरह का फिगर होता है
इसके अंदर जितनी भी लाइट होती है ना, ये हमेशा अंदर क्या होती रहती है, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाहर आने की जगह तो वैसे भी नहीं होती, इसीलिए उसकी वजह से उसकी जो चमक दमक है बड़ी ज़्यादा होती है, और यही वजह है आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। तो आपने अभी 3 केसेस देख लिए रिगार्डिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल फाइबर, क्लियर। सेकेंड इज योर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, और थर्ड आपका क्या था, हमने देखा था मिराज। तो इसी तरह से आपने नोटबुक पे नोट कर लेना है, ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आपको क्लिक कर जाए कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, आप लोग राइट आंसर टिक कर दो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग लेंस इज मेड अप ऑफ। तो जो आपने लेंस देखे होंगे, जो आपके चश्मे वगैरह बनते हैं, है ना, जब आंखें ख़राब हो जाती हैं या पावर कम ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए जो आपके चश्मे लगते हैं लेंसेस, वो किससे बने होते हैं? तो एक पर्टिकुलर टाइप का ग्लास होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लिंट ग्लास। ये सीधा क्वेश्चन है, डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है, याद रखना है दैट लेंस आर मेड अप ऑफ फ्लिंट ग्लास, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग व्हीकल्स यूजेस डैश टू सी द ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो व्हीकल्स के अंदर आपने देखा होगा मिरर्स लगे होते हैं, जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जब बाइक ड्राइव कर रहे हो, तो आपने मान लो पीछे देखना है, उसके लिए आपको क्या मिलता है, एक मिरर, क्लियर। आपने बताना है ये मिरर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है 2 तरह का आपका मिरर होता है, फर्स्ट वन इज़ कनकेव और सेकेंड इज़ कन्वेक्स। इसी तरह से आपके लेंस होते हैं, मिरर भी, लेंस भी कौन से होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े ध्यान से इसको समझना है स्टूडेंट्स। कनकेव जो आपका मिरर होता है, वो उसकी जो नेचर होती है वो होती है कन्वर्जिंग, क्लियर। और जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो आपकी होती है नेचर, वो होती है डाइवर्जिंग। स्टूडेंट्स कन्वर्जिंग का मतलब होता है लाइट को कन्वर्ज करना, मतलब लाइट को इकट्ठा करना। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, फिर आप खुद इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इसमें कौन सा मिरर यूज़ हुआ होगा, क्लियर। लेट मी चेंज द पेन फॉर अ सेकेंड। सो स्टूडेंट्स बात को समझना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो एक मिरर है, इसके ऊपर लाइट आके पड़ रही है, क्लियर। अगर ये लाइट को क्या करेगा, इकट्ठी करेगा, क्या करेगा, इकट्ठी, इसको बोला जाता है कन्वर्ज करना, क्लियर। और अगर इस तरह से कोई आपके पास मिरर या लेंस है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है और ये लाइट को दूर दूर भगा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। स्टूडेंट जब आपने पीछे देखना हो, गाड़ी के पीछे, अब आपको खुद सोचना है, गाड़ी के पीछे की तरफ देखना है, तो आपको जो है एरिया क्या चाहिए, वाइड एरिया चाहिए, चौड़ा एरिया चाहिए आपको देखने के लिए, कि पूरी सड़क देखनी होती है आपने। इसलिए हमें कौन सा शीशा चाहिए, सबसे पहली बात, जो क्या हो, डाइवर्जिंग, जो क्या हो, डाइवर्जिंग हो। तो डाइवर्जिंग में मिरर आपका कौन सा होता है, देख लिया आपने, कन्वेक्स मिरर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनेगा, कन्वेक्स मिरर, क्लियर। अब आप खुद सोच सकते हो, ये इनके केसेस होते हैं, तो आपको क्या यूज़ वहाँ पे करना चाहिए, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन कार्स एज हेडलाइट। अब वो ये पूछ रहा है किस तरह का मिरर जो है हम लोग यूज़ करते हैं कार्स के अंदर एज अ हेडलाइट। तो हेडलाइट पे आपने देखा होगा मिरर लगा होता है। अब हेडलाइट का काम क्या होता है, इससे आपका आंसर निकलेगा। देखो हेडलाइट से क्या होता है, हेडलाइट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आगे की तरफ देखना है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ आप लोग देख पाओगे वो बेटर है आपके लिए, तो क्लियर। तो मतलब दूर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर लाइट डाइवर्ट हो जाती तो दिखेगा ज़्यादा एरिया, लेकिन कम एरिया दिखेगा आपको। बट अगर लाइट जो है वो आपकी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो वो एक बड़े दूर जाके पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, तो आप एरिया कम देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा लंबाई तक जगह को देख सकते हो, किसमें, कन्वर्जिंग केस में। तो आपको पता है कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, जब आपको हेडलाइट से देखना है तो आपको दूर का डिस्टेंस देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप, चौड़ाई देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई
कौन सा मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वर्जिंग मिरर होता कौन सा है आपका कनकेव मिरर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कनकेव मिरर। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज्ड टू यूज। सो स्टूडेंट्स आई डिफेक्ट्स के अंदर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आई डिफेक्ट्स में आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 तरह के डिफेक्ट्स हमने पढ़ने हैं और उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ कर देता हूँ। क्लियर। क्वेश्चंस में सारी चीज़ें नहीं हो पाती क्लियर, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपके लिए मैं अलग से डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट वन जो है वो है आपकी मायोपिया, सेकंड है आपकी हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड है आपकी प्रेसिवायोपिया, प्रेसिवायोपिया। क्लियर। तो मायोपिया में मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ होती क्या है। मायोपिया में क्या होता है, आपकी जो पास की नज़र होती है वो ठीक रहती है और दूर वाली चीज़ें आपको धुंधली या फिर दिखाई ही नहीं देती हैं। क्लियर। इसलिए इसको ये भी एक और नाम दिया गया है, दैट इज़ नियर साइटेडनेस। क्लियर। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है आपकी दूर की जो नज़र है वो अच्छी है, दूर की चीज़ें आपको क्लियर दिख जाती हैं, बट पास में मान लो आपको बुक रीडिंग करनी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। और अगर दोनों का बेड़ा गर्क हो गया हो, दोनों पास वाली नज़र भी ख़राब हो, दूर वाली नज़र भी ख़राब हो, तो हम बोलते हैं उसको प्रेसिवायोपिया की प्रॉब्लम हो गई है। क्लियर। तो अब उसने पूछा यह है कि मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस आपको यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे साथ ये डिस्कस करूँगा, बताऊँगा प्रॉब्लम होती कैसे है, ठीक कैसे करते हैं। देखो आई के अंदर होता है आपका कन्वेक्स लेंस, बात को समझना। यहाँ पे मान लो आपकी इमेज जो है वो बननी चाहिए, लाइट यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मायोपिया के केस में क्या होता है, आपकी जो लाइट है वो सिर्फ यहीं तक पहुँच पाती है। क्लियर। उसको पहुँचाना कहाँ तक है, यहाँ तक। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपका कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर इस तरह से होगा आपका। क्लियर। ये क्या करता है, आपका लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है आपको पता है जो आपका कनकेव लेंस है वो आपका डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। ये डाइवर्ज करेगा और उसके बाद जब लाइट इस लेंस के ऊपर पड़ेगी, इस लेंस के ऊपर पड़ेगी जो आपका ओरिजिनल लेंस है, तो यहाँ से लाइट फिर ये इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी। क्लियर। तो ये काम कौन करता है, आपका कौन सा लेंस कर रहा है, ये कॉनकेव लेंस। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कनकेव लेंस। अब ये कैसे पता चलेगा, है ना, आपने सोचा होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कितना यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, कैसे डिस्कस करते हैं। तो इसी के लिए जो है आपके लेंस के नंबर होते हैं। अगर कम प्रॉब्लम है तो 0.25 का लेंस यूज़ करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 0.50 का, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 तक भी चला जाता है नंबर। क्लियर। तो वही जो नंबर बोलते हैं ना, 0.25 का चश्मा लगा है, ये लगा है, तो ये इसी चीज़ से हम लोग उसको चेक करते हैं कि कितने नंबर का जो है लेंस हमें डालने की ज़रूरत है वो। क्लियर। तो जो मायोपिया से आपके सफ़र कर रहे होते हैं उनको कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग, कनकेव लेंस। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया का केस उल्टा है, तो उसमें कौन सा लेंस लगता है आपका, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसमें जो लाइट है ना वो जहाँ पड़नी चाहिए उससे भी आगे जाके मर्ज होती हैं। क्लियर। तो उसको हम लगा देते हैं कन्वेक्स लेंस, जो उसको थोड़ा सा इकट्ठा कर देता है लाइट को, और लाइट प्रॉपर पॉइंट पे पहुंच जाती है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। तो इसमें से आपने बताना है किसमें आपकी जो लाइट की स्प्लिटिंग हो सकती है, ग्लास स्लैब के अंदर नहीं होती। इसमें क्या होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ लाइट की रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर मीडियम। कन्वेक्स लेंस नो, लेंस सिर्फ आपकी क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से कन्वेक्स लेंस भी नहीं होगा। यस, प्रिज्म के हमने बारे में पहले भी पढ़ा था। इस तरह का ट्राइंगुलर नेचर का एक आपका ग्लास होता है, जिसमें से एक साइड से अगर आप वाइट लाइट थ्रो करते हो तो इसके अंदर जो है वो लाइट 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है। जिन बच्चों ने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उनको पता है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखी होगी। एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूँ वो 7 कलर्स होते कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बार बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। VIBGYOR। क्लियर। R से होता था आपका कलर रेड, O से होता था आपका कलर ऑरेंज, Y से कलर है आपका येलो दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, G से होता है आपका ग्रीन, B से होता था आपका ब्लू, I से होता था आपका कलर इंडिगो, एंड V से होता था आपका कलर वायलेट। क्लियर।
सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ वेवलेंथ किसकी होती थी, रेड की, सबसे कम किसकी, इसकी। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की। तो इस तरह से ये चेन आपकी ऑर्डर में रहती है। क्लियर? गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। तो ये कह रहा है कि किसी चीज़ को, इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए, अगर मान लो मैंने कोई चीज़ रीड करनी है और मैं इस तरह से यहाँ पे रख लूँ बिल्कुल आइज़ के पास बिल्कुल रख लें, तो आपको वो चीज़ पढ़ पाओगे उसको नहीं। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लेके जाओगे और जहाँ आपको कंफर्टेबल होगा आप वहाँ पे उसको पढ़ोगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस है जो आपकी विजन के लिए सबसे परफेक्ट माना गया है। तो वो सेंटीमीटर में अगर डिस्टेंस देखेंगे तो उसका आंसर रहता है आपका 25 सेंटीमीटर। कि 25 सेंटीमीटर से चाहे आप दूर लेके जाओ तब भी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, मतलब सबसे आसानी से आप 25 सेंटीमीटर के ऊपर पढ़ सकते हो। ये एक नॉर्मल आई का केस होता है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है वो। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 मायोपिया इज सेम एज। तो मैंने बता दिया था आपको पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें पास की नज़र जो है वो बिल्कुल करेक्ट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्लियर? और हाइपरमेट्रोपिया के केस में दूर की नज़र अच्छी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्लियर? इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं कॉनकेव मिरर और इसको कंडक्ट करने के लिए लगाते हैं कन्वेक्स मिरर। और पैसिव आयोपिया के केस में क्योंकि दोनों चीज़ें खराब हुई होती हैं, पास वाली दूर वाली, तो इसलिए उसमें क्या लगता है बाई फोकल लेंस। बाई फोकल मतलब इसमें दोनों लेंसेज होते हैं, ऊपर का हिस्सा मान लो कनकेव है तो नीचे का हिस्सा कन्वेक्स लगा होता है। तो आपने देखा होगा जो ऑफिस वर्क करते हैं ज़्यादा, वो क्या करते हैं, जब वो वर्क कर रहे हैं, काम करते हुए कई बार वो चश्मा यहाँ रख लेते हैं और जब उनको आप बाहर जाएंगे तो चश्मे को पूरा पहन लेंगे। तो होता क्या है, वो अपने लेंस को एडजस्ट करते हैं। जब वो कुछ लिख रहे हैं तो उसका नीचे वाला पोर्शन मान लो कन्वेक्स एरिया यूज़ कर रहे हैं और जब वो चल रहे हैं तो ये वाला एरिया यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 द स्काई अपीयर्स डैश टू एन एस्ट्रोनॉट। क्लियर? तो आपने बताना है स्काई का जो कलर है वो एस्ट्रोनॉट्स जनरली आपके क्या होते हैं, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है आपकी उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो उनको कलर जो है, ऐसे तो हमें तो कौन सा कलर दिखाई देता है, कलर ब्लू, बट एक्चुअल में कलर ब्लू नहीं है स्काई का, एक्चुअल में कलर है उसका ब्लैक। तो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। क्लियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वही फिर से विबिग्योर में से वायलेट और इंडिगो आपका फेड हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी आइज तक कलर कौन सा पहुंच पाता है, ब्लू कलर। इसलिए हमें ब्लू दिखाई देता है कलर स्काई का, बट एक्चुअल में कलर कौन सा है स्काई का, ब्लैक या फिर डार्क ब्लैक। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज। तो ये वही वैल्यू है जो मैंने बताई थी आपको, E=mc² में जो आपकी c की वैल्यू रहती है, डिस्कस की थी। ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज सेइंग अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो आपने बताना है लाइट ईयर किसके यूनिट होते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि पारसेक जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के आपके यूनिट होते हैं। क्लियर? तो अब आपको आइडिया हो गया होगा एक लाइट ईयर का किसके यूनिट होंगे, आपके ये डिस्टेंस के यूनिट होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ईयर को देके आंसर वो टाइम लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन तो छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन परत क्या करती है, तो हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो सन की आपकी हार्मफुल रेज हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रावायलेट रेज। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपकी एक लेयर पाई जाती है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लेयर होती है ओजोन लेयर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, O3। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें किससे बचाती है,
इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ज़रूर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट लाइट कंस्टिट्यूट्स ऑफ हाउ मैनी कलर्स। तो अभी ये क्वेश्चन आई थिंक बड़ा इजी हो गया आप लोगों के लिए, तो इसका भी आंसर आपने किस में बताना है मेरे को, कमेंट बॉक्स में। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज्ड फॉर। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में एक में देखा था दैट ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रही थी। ये मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि पेपर में आपका कहीं से भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने बात करी थी कि जो आपके आजकल कनेक्शंस लग रहे हैं एक तरह की, ये क्या होती है, केबल। तो केबल किस में काम आती है, देखो वीविंग में नहीं आती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती है, आई सर्जरी में नहीं, किसमें, कम्युनिकेशन में। क्लियर, इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा ट्रांसफ़र का रेट होता है बड़ा फास्ट होता है। क्लियर, डाटा ट्रांसफ़र क्या होता है, वेरी वेरी फास्ट। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। तो स्टूडेंट्स, सन की जो सनलाइट है आपकी, वो सन से लेके अर्थ तक आने में कितना टाइम लेती है जनरली, तो 8.3 मिनट इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, 8 मिनट 20 सेकेंड भी कहीं पे लिखा होता है तो दोनों का मतलब सेम है, दोनों आंसर इसके राइट होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच अर्थ इज 8.3 मिनट्स। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, so that's all for the today we have discussed around 25 questions। सो फिजिक्स की सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने सेपरेट, जहाँ पे मैं हर एक पीडीएफ आपकी डालता हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ। आपने क्या करना है, मुझे इस नंबर पे इनबॉक्स कर देना है व्हाट्सएप के ऊपर और लिख देना है सर ऐड मी इन द ग्रुप, मैं आपको उसको ऐड कर दूँगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, वैसे तो रिस्पांस बड़ा अच्छा है, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगा आप हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेड जॉब अर्न करना चाहते हैं। तो आप उनके साथ शेयर करके उनको बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस उन तक टाइमली पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच।